हेलो बच्चों। तो आज अपन ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। एक तो बायोमोलिक्यूल जीवाणु वाला और एक कर लिया था एमीन। ठीक है, तो आरबीएससी वाले बच्चों के अकॉर्डिंग एक 4 नंबर का और एक 5 नंबर का 9 नंबर का हो गया। मतलब आपको पास होने के लिए 9 ही नंबर चाहिए होते हैं। तो इस दोनों चैप्टर अगर अच्छे से हो गए तो तुम पास तो हो सकते हो। ठीक है, तो आज अपन क्या करते हैं बायोमोलिक्यूल से। वैसे ये बायोमोलिक्यूल पहले कम मार्क्स का आता था, कभी 2 मार्क्स का आता था, कभी 3 मार्क्स का आता था। तो इसमें क्वेश्चन तो कम आए हुए हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। देखो इसमें मुझे ईयर वाइज नहीं पता चल रहा है, ये पेज ऐसे इधर उधर हो गए हैं, तो आप देख लेना। जो क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं कंप्लीट करवा देती हूँ। क्वेश्चन है कि द नाइट्रोजनस बेस नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। नाइट्रोजनी सार जो डीएनए में नहीं पाया जाता। तो मैंने जो आपको बताया था कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं, तो आपको क्या बताया था कि साइटोसिन पाया जाता है, ग्वेनिन पाया जाता है, थाइमीन पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, एडेनिन पाया जाता है। तो इसमें एग्जाम ये दिया हुआ है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है एडेनिन, तो आपको पता है एडेनिन पाया जाता है। फिर साइटोसिन दिया हुआ है, बी में साइटोसिन पाया जाता है। ग्वेनिन दिया हुआ है, ग्वेनिन पाया जाता है। फिर द ऑप्शन दे रखा है यूरेसिल, तो यूरेसिल नहीं पाया जाता। यूरेसिल की जगह पे क्या पाया जाता है, थाइमीन पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाता यूरेसिल। ठीक है, और यही बता दोगे तो आपके मार्क्स आ जाएगा 1 नंबर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें आ रखा है कि सुक्रोज का हावर्त स्ट्रक्चर बनाओ। तो हावर्त स्ट्रक्चर जो अपन बना रहे थे कि रिंग में जो बना रहे थे उसको अपन क्या कहते हैं, हावर्त स्ट्रक्चर कहते हैं। डाइमर का मैंने बना के नहीं बताया था, अभी बना लेते हैं अपन, है ना। तो जो सुक्रोज होता है वो आप मुझे बताओ किस किस से मिलके बनता है। अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलके बनता है। ये हो गया, ये कंप्लीट। ठीक है, और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है ना वो होता है इसका 1 कार्बन और इसका 2 कार्बन, और जो बॉन्ड है होता है उसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, अब इनको बनाना सीखो। अल्फा डी ग्लूकोज है, पहले ग्लूकोज की स्ट्रक्चर और अल्फा बनाएंगे तो OH किधर आएगा, इधर पहला। दूसरे कार्बन में OH किधर होता था, इधर। तीसरे में किधर होता था, इधर। चौथे में इधर। पांचवे का जो O होता था वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ होता था, और छठा होता था CH2OH। इधर आ गया हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। ठीक है, और ये तो हो गया ग्लूकोज, और फिर है बीटा डी फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज बनाओ। दूसरा कार्बन होता था ना इसमें कीटोन वाला, तो इसमें बीटा है तो OH किधर आएगा, इधर। और जो पहला ऊपर CH2OH होता था वो आ गया इधर। फिर OH तीसरे कार्बन का इधर होता है, चौथे का इधर होता है, पांचवे का जो ऑक्सीजन था वो इस पहले से जुड़ा हुआ है, और फिर छठा कार्बन हो गया CH2OH। अब इनको पायरेनोज वाली फॉर्म में बना लो। इसको फ्यूरेनोज में बनेगा, ये पायरेनोज में बनेगा। तो देखो कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 और 6 की रिंग बनेगी। उसमें 5 तो कार्बन है और 1 क्या है, ऑक्सीजन। तो मैंने बना लिया, ये बन गया यहाँ तक। फिर कह रहे हैं कि जो भी किधर आ रहे हैं, राइट हैंड की तरफ आ रहे हैं वो नीचे हो जाएंगे, और जो लेफ्ट हैंड की तरफ आएंगे वो ऊपर हो जाएंगे। तो ऐसे दो दो इनकी वैलेंसी है, वो ऐसे बनाते जाओ। तो राइट हैंड की तरफ OH है तो ये OH नीचे चला गया, राइट हैंड की तरफ है तो ये नीचे चला गया, लेफ्ट हैंड की तरफ है तो ये ऊपर चला गया, फिर ये राइट हैंड की तरफ है तो ये नीचे आ गया, और फिर बाकी बचा हुआ है वहाँ लगा दो CH2OH। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो इसके 1 कार्बन से यहाँ से बॉन्ड बनेगा। फिर इसको बनाओ पायरेनोज की फॉर्म में। देखो 1 2 3 4 और 5, नंबरिंग कर देती हूँ, 1 2 3 4 और 5, ऐसे बनेगा। तो देखो ये कैसे बनेगा, 5 की रिंग बनेगी, बन गई। इसमें देखो ये पहला है तो ये राइट हैंड की तरफ है तो ये नीचे आ जाएगा, तो इधर आ गया CH2OH, और इसमें ये, और इधर कौन आ गया ऊपर की तरफ, OH। इसमें इधर हाइड्रोजन आ गया,
तो अपन कैसे करेंगे, मतलब रिंग वाले का वो दिया मैंने नेमिंग, वैसे तो 1 नंबर इस पे आएगा, तो फिर दूसरा ये आएगा इधर और ये आएगा इधर। तीसरे में क्या करना है, नीचे आएगा OH। चौथे में क्या करना है, ये CH2OH लगा दो, CH2OH ऐसे। तो यहाँ वाला जो 2 नंबर वाला कार्बन है ना, 1 नंबर ये हो गया, 2 3 4 5 और 6 रियल अगर अपन नेमिंग करेंगे तो, क्योंकि 6 कार्बन होते थे ना, ये तो मैंने रिंग के हिसाब से करा है। तो इसको अपन यहाँ बनाएंगे, तो इसको अपन को ऐसे घुमा के बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला 2 नंबर का कार्बन इस 1 नंबर वाले से बॉन्डिंग बनाएगा। तो देखो अगर मैं इसको घुमा के बनाऊं तो ये सारे उल्टे हो जाएंगे। देखो ये ऑक्सीजन है, इसमें आप बनाना सीख लेना। देखो ये वाला जो कार्बन है ये यहाँ आ गया, ये वाला कार्बन यहाँ आ गया, ये वाला कार्बन यहाँ आ गया और ये वाला कार्बन चला गया यहाँ पे। तो इसकी जो वैलेंसीज है ना वो उल्टी हो जाएंगी। तो इस कार्बन में OH ऊपर आता था, ये जो 2 नंबर का कार्बन है इसमें OH ऊपर आता था, अब इसमें आ जाएगा नीचे OH और ये हो जाएगा CH2OH। तीसरे में OH ऊपर आता तो ये तीसरा इधर आया तो OH आ जाएगा नीचे। चौथे में OH नीचे आता था तो ये चला जाएगा ऊपर, और 5वें में ये, इसको तो तुम किधर भी बना दो चलेगा, ये तुम पे डिपेंड करता है। अब इसको ऐसे कि ऐसे उठा के इसके साथ बनाओ, क्योंकि अपन को क्या बनाना है, बॉन्ड बनाना है। तो ये मैंने यहाँ बनाया, ये बना। इसको देखो ये 2 नंबर का कार्बन है, इसमें CH2OH आ रहा है, यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, OH आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है नीचे, OH आ रहा है, फिर क्या आ रहा है ऊपर, OH आ रहा है, और फिर इधर क्या आ रहा है, CH2OH आ रहा है। जहाँ भी वैलेंसी बची हुई है वहाँ पे क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या होता है, ये इसका पहला कार्बन हो गया, ये इसका पहला है और ये इसका कौन सा है, दूसरा। तो मैं क्या बोल रही हूँ, 1 कार्बन तो किसका आएगा, ग्लूकोज का, और 2 नंबर का कार्बन किसका आएगा, फ्रक्टोज का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये क्या करेगा, ये एक हाइड्रोजन और इसका OH, ये H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो कैसे बाहर निकलेगा, -H2O, और इसको वापस एज इट इज बना दो। फिर इसको आप, ये H2O बाहर निकलोगे, देखो मैं इसी में बना देती हूँ। तो ये कैसे बॉन्डिंग होगी, ये बाहर निकल गया सारा, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकला, तो ये ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा इसके कार्बन से। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना, वो किसकी बनी है, सुक्रोज की स्ट्रक्चर बनी है। और इस सुक्रोज की स्ट्रक्चर में होगा क्या कि जो ये सुक्रोज होता है ना, इसमें बताओ, सुक्रोज में एक अपन ने ग्लूकोज काम में लिया है और एक अपन ने फ्रक्टोज काम में लिया है। तो जो ग्लूकोज होता है, यहाँ पे इसमें CHO होता है, पता है आप लोगों को, पहले कार्बन पे CHO होता है, और इसमें दूसरे कार्बन पे क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, मतलब कीटोन वाला ग्रुप होता है। तो जहाँ पे जो, जिसमें फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पे CHO आता था, उसका OH काम में आ गया, और दूसरे में क्या हो रहा था कि जो दूसरे नंबर का C डबल बॉन्ड O वाला आता था, उसका कार्बन काम में आ गया। तो जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर बॉन्ड बनाने में काम में आ जाए तो उसको आप क्या बोलोगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखो नॉन रिड्यूसिंग का मतलब क्या हो रहा है कि जिसका अपन अपचयन नहीं कर सकते या जिसका रिडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो रिडक्शन किनका नहीं कर सकते, जिनमें फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है। OH का रिडक्शन थोड़ी होता है, आपको तो करना है CHO का, मतलब एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो OH बनेगा, और कीटोन का रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा, वापस वहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप था CHO और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप था कीटोन, उन दोनों के कार्बन काम में आ गए हैं, तो अब इनका क्या हो गया, रिडक्शन नहीं हो पाएगा। और अब जैसे दूसरे आ जाते हैं, माल्टोज आ गया, लैक्टोज आ गया, उसमें 1,4 लिंकेज होता है, तो इसका तो 1 आ गया, फ्रक्टोज उसमें होता ही नहीं है, उनमें ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज का 4 नंबर। तो एक ग्लूकोज का तो जो CHO वाला ग्रुप था वो काम में आ गया, लेकिन दूसरे कार्बन का तो OH काम में आ रहा है, मतलब दूसरे ग्रुप पे तो देखो 4 पे तो होता ही नहीं है ना फंक्शनल ग्रुप तो 1 पे होता है। तो जिनका फंक्शनल ग्रुप दोनों काम में नहीं आए वहां तो रिडक्शन हो सकता है, फर्दर पॉसिबल है, लेकिन जहां पे फंक्शनल ग्रुप काम में आ गए उनका रिडक्शन नहीं हो सकता।
तो तुम्हारे पास एक ही शुगर होती है, मतलब डाइसेकेराइड होता है जिसका रिडक्शन नहीं हो सकता, और उसको कहते हैं अनअपचाई शर्करा या नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो सुक्रोज है वो एक अनअपचाई शर्करा है, क्यों, कारण सही समझाइए। 2 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो पहले ग्लूकोज बनाना है, फ्रक्टोज बनाना है, फिर इसको फ्लिप करना है। फ्लिप करोगे तो इनकी ये जो ऊपर नीचे वैलेंसी थी वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगी। फिर 1-2 के बीच में बॉन्डिंग बनानी है, और फिर कहना है कि ग्लूकोज का एल्डिहाइड और फ्रक्टोज का जो कीटोन होता है उनके कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, और रिडक्शन करने के लिए फर्दर ग्रुप अवेलेबल नहीं होते हैं अपने पास, इसलिए उसको अपन क्या कहेंगे, अनअपचाई शर्करा कहेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ओनली स्ट्रक्चर पूछी हुई थी, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट है कि उस अमीनो अम्ल का नाम बताइए जो प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, और एक ही अमीनो अम्ल ऐसा होता है जो प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है। पहली बात बताऊं, मैंने आपको अमीनो अम्ल बनाना सिखाया था, उसमें मैंने कार्बन की 4 वैलेंसी बताई थी। 4 वैलेंसीज में मैंने क्या बोला था कि एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ NH2 और एक तरफ C डबल बॉन्ड OH, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये जो 3 होते हैं, मतलब हाइड्रोजन, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये तीनों तो एक कार्बन पे क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, और एक उस पे जो R होती है वो चेंज होता जाएगा। तो जैसे जैसे R ग्रुप चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे अपने पास 20 अमीनो एसिड बनेंगे। ठीक है, ये वाली चीज मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने उसमें बताया था कि अगर R बराबर में वहां ले लूं हाइड्रोजन, देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक आपको होता है कि कायरल और अकायरल, किरेल और अकिरेल, या नॉन किरेल या एकिरेल जिसको बोलते हैं। तो वो कार्बन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, और अगर कार्बन के चारों वैलेंसी अलग अलग हो, जैसे मैंने बोला था कि इधर आएगा NH2, इधर आएगा हाइड्रोजन, और इधर आएगा COOH, ये 3 तो फिक्स थी, और यहाँ R ग्रुप लगाया था। ये R जैसे जैसे चेंज होगा, जैसे R बराबर हाइड्रोजन लिख दूं तो इसको अपन बोलेंगे ग्लाइसिल, अगर R बराबर CH3 लिख दूं तो उसको बोलेंगे एलेलिन। फिर R बराबर चेंज होते जाते हैं और 20 अमीनो अम्ल बनते जाते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर चारों वैलेंसी अलग अलग रहती है, जैसे मैं R बराबर लिख दूं CH3, तो चारों अलग है, NH2 CH3 COH ये अलग है, तो इसको मैं बोलूँगी कायरल। ठीक है, और ये जो कायरल होते हैं, मतलब चारों वैलेंसी अलग अलग होंगे, तो ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, या इनको बोलेंगे प्रकाशिक सक्रिय। ठीक है, ये इसको अपन बोलेंगे। लेकिन अगर मैंने क्या किया कि जैसे ये तो प्रकाशिक सक्रिय हो गया, और जो 20 अमीनो अम्ल बताए थे उसमें से जो 19 अमीनो अम्ल होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रकाशिक रूप से सक्रिय होते हैं। लेकिन एक अमीनो अम्ल जो स्टार्टिंग वाला अमीनो अम्ल है वो ऐसे हो जाता है, R बराबर यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाता है, और ये COOH। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आने की वजह से 2 वैलेंसी सेम हो गई, मतलब चारों अलग अलग नहीं हुई, तो ये क्या रह जाता है, एकिरेल। ठीक है, और इसको कह देते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, और यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन में ऐसे पूछा हुआ है कि उस अमीनो अम्ल का नाम लिखिए जो प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है। तो ये वाला अमीनो अम्ल बनाना था, और इसका नाम आपको लिखना है ग्लाइसिल। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको देख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या आया हुआ है। नेक्स्ट आया हुआ है कि विटामिन ए और बी की कमी से होने वाले रोग बताइए। तो देखो विटामिन जो ए था, उस विटामिन के बारे में मैंने क्या बताया था कि जो BC है, विटामिन बी और सी, ये तो क्या होते हैं, पानी में सोल्यूबल होते हैं, और ADE के
मतलब ऐसे हेडेक होता है ना, वैसे याद रख लो एडेक। तो ये वाला क्या होगा, ये फैट में सोल्यूबल होगा और ये किस में सोल्यूबल होगा, वाटर में। और इसमें से कौन सी इनसोल्यूबल होती है, विटामिन B12 होती है, जो पानी में भी नहीं घुलती। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, यहाँ से ये पूछा हुआ है कि विटामिन A से होने वाले रोग बताओ और विटामिन B से होने वाले रोग बताओ। अब देखो बी में अपन को दे रखा है अपनी बुक में, B1 दे रखा है, B2 दे रखा है, B6 दे रखा है और B12 दे रखा है। तो एक ही कमी से जो होने वाला रोग है उसको अपन कहते हैं रतौंधी या ज़ीरोफ्थेल्मिया भी कहते हैं। और रतौंधी को अपन इंग्लिश में बोलेंगे नाइट ब्लाइंडनेस। फिर B1, तो B1 का जो नाम होता है, इसका नाम भी याद रखना, इसको कहते हैं थायमीन कहते हैं इसको, ठीक है। और इससे जो डिजीज होती है उसको कहते हैं बेरी बेरी। डिजीज का नाम क्या है, B1 से बेरी बेरी। बेरी बेरी का मतलब क्या होता है, भूख नहीं लगती उसको। फिर होता है B2, ठीक है। और B2 का जो नाम होता है उसको अपन कहते हैं राइबोफ्लेविन, ठीक है। और इसमें B2 से क्या होता है, जो रोग होता है उसको कहते हैं होठ फटना, इंग्लिश में देखना है ना, होठ फटना। तो इससे तुम ऐसे याद रख लो B2 मतलब किसी का नाम है B2 और उसके होठ फटते हैं, तो B1 की कमी, B2 की कमी से क्या हो जाएगा, होठ फटेंगे, ठीक है। फिर B6, इसका नाम होता है पैराडॉक्सिन, ठीक है। देखो जो अपन ऐसे कहते हैं ना कि इसके तो पैक बनते हैं, ऐसे 3 पैक 4 पैक 5 पैक 6 पैक ऐसे होते होंगे, लेकिन 6 पैक ही कहते हैं जनरली। तो जो 6 पैक होते हैं, और पैक कहाँ बनते हैं, पेट में बनते हैं। तो इसमें B6 से जो रोग होगा उसको कहते हैं मरोड़ पड़ना। मरोड़, जैसे अपन कहते हैं ना 10 लगते हैं तो उसको मरोड़े आते हैं, तो मरोड़ पड़ना भी क्या होता है, पेट से रिलेटेड है। और B6 मतलब ये भी किससे रिलेटेड है, पेट से रिलेटेड है। फिर B12 का नाम नहीं दे रखा, लेकिन इससे जो डिजीज, इसकी कमी से जो डिजीज होगी उसको अपन कहते हैं परनेसियस एनीमिया। मतलब इससे क्या हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाता है, मतलब RBC या ब्लड कम हो जाता है। एनीमिया कहते हैं ब्लड कम होने को। और ये एक होता है ऑटो इम्यून डिजीज या स्वप्रतिरक्षी रोग अपन इसको कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फिर एक पूछ रखा है कि DNA और RNA को डिफ्रेंशिएट कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ शुगर। तो बताओ भाई DNA का नाम क्या होता है, DNA का नाम होता है डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और RNA का नाम क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो देखो जिसका जो नाम है ना उसी से शुगर है। तो RNA का नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, मतलब RNA में कौन सी शुगर पाई जाती है, राइबोज शुगर। और जो DNA है उसका नाम है डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो उसमें कौन सी शुगर है, डिऑक्सी राइबोज उसमें शुगर है, ठीक है। ये वाली बात तो आपको समझ में आगे होगी, लेकिन आपको शुगर का डायग्राम बनाना है। और ये क्वेश्चन आगे भी आया हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें अपने पास बीटा राइबोज होता है, ये या तो बीटा राइबोज होगा या बीटा डी राइबोज होगा। तो राइबोज में आपको पता होना चाहिए कि कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। देखो पहली बात मैं कह रही हूँ कि बीटा, तो बीटा है मतलब पहले वाले कार्बन पे जो OH आएगा वो किधर आएगा, इधर आएगा। और बाकी में ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये हो जाएगा 5 नंबर। ये होता है राइबोज की स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर अपन को रिंग में बनाना है तो इसको किससे जोड़ देंगे, इससे जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको बनाओ, इसमें क्या होगा, आप कैसे बना रहे हो, 1 2 3 4 और ये 5 मेंबर की रिंग बनेगी। ऑक्सीजन फ्रक्टोज वाली रिंग की तरह बना लो, बन गई। इसमें देखो जो राइट हैंड में है वो नीचे आएंगे, तो राइट हैंड में क्या है, हाइड्रोजन। फिर राइट हैंड में क्या है, OH। फिर राइट हैंड में क्या है, OH। फिर ये CH2OH, तो ऐसे ही लगा दो। बाकी बची हुई पोजीशन पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये क्या हो गया, OH हो गया, ठीक है। तो इसको अपन कह देंगे, इसको बीटा राइबोज कह रहे हैं, ठीक है। तो जो RNA होता है उसमें यही शुगर पाई जाती है, ठीक है। RNA में ये शुगर पाई जाती है और इसको कहते हैं बीटा राइबोज शुगर। फिर क्या होता है कि अगर DNA में, तो डीऑक्सी राइबोज, डी का मतलब बाहर निकलो, ऑक्सी का मतलब एक ऑक्सीजन को बाहर निकालना है। तो कौन सी पोजीशन, पहले पे भी ऑक्सीजन है, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, चौथे पे भी,
ये भी ऑक्सीजन है, पांचों पे भी ऑक्सीजन है, तो कौन से ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, दूसरे नंबर की ऑक्सीजन को बाहर निकाल दोगे तो ये बन जाएगा डीएनए का, और इसको आप कहोगे डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो ये आप कर देते तो आपको मिल जाता 1 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर का चैप्टर है, 4 नंबर बहुत होते हैं, सीधे सीधे छोड़ के नहीं जा सकते हो, बनाओ। फिर पूछ रखा है कि मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड में तो जिसमें जैसे ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है, 2 आपके जनरली आपको दे रखे हैं, बाकी आप राइबोज भी बना सकते हो, राइबोज भी मोनोसेकेराइड ही होता है। तो अकेला जो होगा फंक्शनल ग्रुप जिसमें एल्डोज या कीटोज होगा और वो जो स्वाद में मीठा होगा उसको ही आप क्या बोलोगे, तो स्वाद में जनरली मीठे ही होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो इनको आप क्या बोल दोगे, मोनोसेकेराइड बोल दोगे। तो ये वाला क्वेश्चन, और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर अभी बनवाई थी, ग्लूकोज की बना देना, भले ही फ्रक्टोज की बना देना, तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि डीएनए के पूर्ण जल अपघटन से मिलने वाले यौगिकों के नाम लिखो, ठीक है। डीएनए बताओ किस किस से बनता है, डीएनए किससे बनेगा। डीएनए में मैंने आपको 3 यूनिट बताई थी कि ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, न्यूक्लियोटाइड, उनके बीच में बॉन्डिंग होती जाती है और 5 डेज से 3 डेज और 3 डेज से 5 डेज बनते जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलके बनता है। पहला तो इसमें क्या होता है, शुगर, और शुगर के 1 डेज पे 5 कार्बन की थी, अभी अपन ने शुगर बनाई थी, 1 डेज पे कौन जुड़ा रहता है, नाइट्रोजनी बेस या नाइट्रोजनी क्षार कह देते हैं, और 5 डेज पे इस पे कौन जुड़ा रहता था, फॉस्फेट, ये मैंने बताया था। तो आपको क्या लिखना है इसमें, शुगर की जगह डीएनए का अगर आप टोटली हाइड्रोलाइसिस कर दोगे या पूर्ण जल अपघटन कर दोगे तो शुगर में लिखोगे डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। और नाइट्रोजनी बेस में कौन कौन से नाइट्रोजनी बेस आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन यही था, एडेनिन आता है, थाइमिन आता है, ग्वेनिन आता है और साइटोसिन आता है। और फॉस्फेट तो फॉस्फेट है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या कर सकते हो, फॉस्फेट की स्ट्रक्चर बना देना, ठीक है। तो ये वाला टोटल इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा तो मिलेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया 1 नंबर का। फिर पूछ रखा है कि डीएनए और आरएनए में उपस्थित शर्करा का वो बनाइए, चित्र बनाइए। तो डीएनए का डीऑक्सीराइबोस शुगर थी और आरएनए की राइबोस शुगर थी, अभी क्वेश्चन करवाया। ये क्वेश्चन ऐसे के ऐसे रिपीट होते रहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ज़्यादा तो आप क्वेश्चन जितने करवा रही हूँ वो क्वेश्चन भी पूरे करके चले जाओगे तो इधर उधर से क्वेश्चन पड़ ही जाएगा, यही आ जाते हैं। फिर देखो, प्रोटीन का डीनेचुरेशन या प्रोटीन का विकृतीकरण तुमको पूछ रखा है, तो तुम मुझे बताओ, मैंने आपका प्रोटीन का विकृतीकरण में क्या बताया था, मैंने ये बोला था कि जब आप प्रोटीन का विकृतीकरण कर दोगे तो जो जनरली एंजाइम्स के रूप में या जैसे भी प्रोटीन काम करती थी वो काम प्रोटीन नहीं करेगी, क्योंकि जैसे अब मैंने क्या कहा था कि 3 डिग्री प्रोटीन के अपन क्या करवा देते हैं, डीनेचुरेशन करवा देते हैं। तो पहले 3 डिग्री में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से बॉन्ड थे। देखो, प्रोटीन में एक तो बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है, फिर होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड था, डाइसल्फाइड बॉन्ड था, फिर मैंने क्या करवा रखा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसमें थी, फिर इसमें कौन सी थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं थी हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी थी, फिर इसमें क्या कर रखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी थे इसमें, ठीक है, और एक इसमें वॉन्डरवॉल फोर्स भी थे, ये लिखना था। तो अगर अपन प्रोटीन का डीनेचुरेशन करवाएंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोस्टैटिक और वॉन्डरवॉल, ये सारे जो आप बॉन्ड थे वो टूट जाएंगे, और जो प्रोटीन का नेचुरली काम होता था, जैसे अंडे का उदाहरण अपन जनरली लेते हैं, तो जैसे अंडे का होता है और उसमें कौन सी प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, और जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है वो गोलिकाकार होती है या रेशेदार होता है, तो उसको अपन कहते हैं ग्लोब्यूलर होती है, ये गोलाकार प्रोटीन होती है, ठीक है। और इसका अगर अपन डीनेचुरेशन कर देंगे तो ये सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, और ये पहले तो लिक्विड फॉर्म में रहती थी और फिर ये कैसी हो जाएगी, सॉलिड फॉर्म हो जाएगी जब इसका डीनेचुरेशन हो जाएगा। तो ये वाला आप कंप्लीट लिख देते, आपको 1.5 नंबर मिल जाता।
फिर क्वेश्चन पूछ रखा है ड्रॉ द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, या डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना बनाओ। तो मैंने क्या कहा था, डीएनए ऐसे था 5 डेज से 3 डेज और फिर 3 डेज से 5 डेज, लेकिन ये जब पाया जा रहा था तब ऐसे था द्विकुंडली मॉडल के रूप में। तो इसको अगर मैं 5 डेज बोलूं तो इसको क्या बोल दूं 3 डेज, और इसको 3 डेज बोलूं तो इसको क्या बोल दूं 5 डेज। फिर मैंने बोला था एडेनिन गुएनिन एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड और गुएनिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के रूप में जुड़ेगा। ठीक है, ये वाली चीज मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने इसमें बोला था कि जो ये एक घुमाव होता है या एक जो था, इसमें कितने ऐसे बॉन्ड बने रहते हैं, ऐसे इधर भी 10 रहते हैं और इधर भी 10 रहते हैं और ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। फिर मैंने इसमें एक चीज और बोली थी, 1 मिनट, रुकना। तो आप क्या करोगे, डीएनए की ये वाली जो था डीएनए आरएनए ये बना लेना पहले। फिर इसमें ये जो 10 नाइट्रोजनी बेस मैंने बना रखे हैं वो नाइट्रोजनी बेस बना लेना। नाइट्रोजन वाले बेस जब आप बना लोगे तो इसमें मैंने इसकी बताई थी कि इसकी लंबाई कितनी हो रही थी। ठीक है, इधर 10 आ गए थे और इधर भी कितने आ गए थे, 10 आ गए थे। फिर मैंने बोला था इसकी जो लंबाई थी वो थी 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और टोटल कितने थे ये देखो 10 अगर ये बैंड बने हुए हैं और 10 की जो लंबाई है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है, तो इन दो के बीच की या ये दोनों के बीच की दूरी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3.4/10, तो ये हो जाएगी 0.34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और ये वाला आप बना लेना 5 डेज to 3 डेज, और यहाँ पे ATGC जो भी आपकी मर्जी आए वो बना देना, लेकिन सामने इसके यही होने चाहिए। ठीक है, ये वाला तो ये डबल हेलिक्स मॉडल हो जाएगा, तो इससे भी आपको मिल जाते डेड नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दे रखा है, वापस वही क्वेश्चन दे रखा है कि बीटा डी राइबोज जो शुगर है उसका डायग्राम बनाओ। तो बीटा डी राइबोज का बहुत अच्छा डायग्राम अभी मैंने आपको बना के समझा दिया है, ये बार बार नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन तो ऐसे ही रिपीट होते रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दे रखा है कि जब आप, मैंने रिएक्शन उसमें बताई नहीं थी लेकिन आप रिएक्शन देख लो कि जब आप, ये कह रहा है कि ग्लूकोज है और उसकी रिएक्शन अगर HNO3 से करवाते हैं तो क्या बनता है। देखो HNO3 एसिड है और एसिड्स क्या होते हैं, जनरली ऑक्सीडेशन करते हैं। तो जो ऑक्सीडेशन होता है वो भी ये किसका करेंगे, एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड का कर देंगे और कीटोन होगा तो किसका कर देंगे, कीटोन का कर देंगे। मतलब HNO3 से रिएक्ट करवाने के पे अपन को क्या पता चलता है कि इसमें कार्बोक्सिलिक या कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखो ऐसा है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ये थी CHOOH और इधर क्या था CH2OH। तो इसमें जो CHO था, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं कि मैंने इसको रिएक्ट करवा दिया HNO3 से, तो ये वाला था ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका मतलब फ्री एंड जो था, सॉरी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, कार्बोनिल ग्रुप को नहीं बताता, इसके जो फ्री एंड होते हैं उनका ऑक्सीडेशन कर देता है। तो इसको CHO में मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, बाकी अंदर वालों को ऐसे की ऐसे लिख दो। और ये वाला जो था उसका भी ये क्या कर देगा COOH में। अब बताओ इसका क्या नाम होता है, इसको अपन कहेंगे सेकेरिक अम्ल। अगर दोनों एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाए तो सेकेरिक एसिड हो जाएगा, और अगर एक एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और CH2OH आए इसी पे तो उसको कहेंगे ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, फिर इसने बोल रखा है, हाँ तो ये आप बना देते तो आपको फिर मिल जाता 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि हाँ आवश्यक और अनावश्यक अमीनो एसिड के बारे में बताओ। तो आप ध्यान देना, जो मैंने टेबल बताई थी ना कि 20 जो अमीनो एसिड बनाए हुए थे उनमें जो स्टार लगा हुआ है, जिस पे स्टार बना हुआ है वो आवश्यक अमीनो अम्ल है, इसेंशियल अमीनो एसिड है, और जिस पे स्टार नहीं लगा हुआ है वो
अनावश्यक अमीनो अम्ल है। तो मैं इसकी मैं मेरे हिसाब से लिखा देती हूँ। एक याद रख लो कि नॉन इसेंशियल याद रख लो, इसेंशियल आपको अपने आप याद रख देना, 20 में से याद हो जाएंगे। तो इसमें से आपके पास आएंगे सारे ए। मैं कौन से लिखा रही हूँ? नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल क्यों कहते हैं इनको? ये अनावश्यक क्यों होते हैं? क्योंकि ये बॉडी में ही बनते हैं, ठीक है। तो सारे ए जो भी होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन इसेंशियल। लेकिन इस ए में से आर्जिनिन जो होता है वो कैसा होता है? इसेंशियल होता है। तो सारे ए और छोड़ किसको देना है? आर्जिनिन को। फिर सारे जी, जितने भी जी से स्टार्ट होते हैं उनको कर देना। फिर सारे एस, और इस एस में आप ध्यान रखना सीरीन आ जाएगा और शायद सिस्टीन आ जाएगा। और एक होता है टी से जितने भी है ना वो सारे इसेंशियल हैं, लेकिन एक टायरोसिन कैसा है? वो नॉन इसेंशियल है। और इसके साथ एक है प्रोलिन। तो मैं नॉन इसेंशियल कौन कौन से बता रही हूँ? सारे ए नॉन इसेंशियल है लेकिन आर्जिनिन नहीं है। फिर सारे जी नॉन इसेंशियल है, एस नॉन इसेंशियल है, टायरोसिन नॉन इसेंशियल है, और प्रोलिन भी कैसा है? नॉन इसेंशियल है। ये वाला बना देते, मिल जाता 1.5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस पूछ रखा है प्रोटीन का विकृतीकरण या डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बताओ, तो आप बता दोगे। अभी बताया है ये वाला क्वेश्चन, तो ये खत्म है। उसके बाद में पूछ रखा है वह रासायनिक अभिक्रिया लिख में जिसमें ग्लूकोज के कार्बोनिल ग्रुप की पुष्टि करता है। तो एक तो यही हो गया, ये नहीं होगा भाई, एक दूसरी रिएक्शन लिखनी है, बार बार यही आ रही है। देखो अपन को ऐसे बनाना है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूँ, जैसे मेरे पास है CHO और यहाँ है CH2OH, तो ये बताना है कि इसमें एल्डिहाइड पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। तो मैं इसकी रिएक्शन करवा दूँ HCN से, तो CN पे होता है माइनस, और यहाँ पे होता है ये जैसे डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन, तो ये CN जाके इस पे अटैक करेगा और ये उधर खुल जाएगा और इस पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ऐसे बनेगी, एक तरफ CN आ जाएगा, एक तरफ OH आ जाएगा, और यहाँ CH2OH रह जाएगा। तो इसको अपन क्या कह देते हैं कि अगर हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवाते हैं तो ये अपन को दिखाता है कि इसमें क्या प्रेजेंट है? CN C डबल बॉन्ड ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है। फिर दूसरी रिएक्शन आती है कि यही मेरे पास हो हाइड्रोजन और इधर है OH, वापस ग्लूकोज, इसने एक पूछी है, मैं दोनों ही बता देती हूँ। एक ये OH आ जाएगा, OH आ जाएगा, और CH2OH आ जाएगा। ये अपने पास ग्लूकोज है और इसकी रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्सिम से। हाइड्रोक्सिम ये होता है NH2OH, तो इसके रिएक्ट करवाएंगे ना हाइड्रोक्सिम से, तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन और इसके 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे और ये वाला यहाँ जुड़ जाएगा। तो देखो ये कैसे जुड़ेगा? कार्बन था, इसके इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है इसके, और डबल बॉन्ड से कौन जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। ये OH, ये वाला ऐसा का ऐसा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा, बाकी तो यही रहेगा। दूसरे पे इधर, तीसरे पे इधर, चौथे पे वापस इधर, पांचवे पे वापस इधर, और ये क्या हो जाएगा? CH2OH। तो अगर हाइड्रोक्सिम से रिएक्ट करवाओ तो 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल के H2O बाहर निकल के ये ऐसे जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन साइनाइड से करवाओगे तो ये ऐसे जुड़ जाएगा। और दोनों ही क्या शो करती हैं कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा है विटामिन A, B, C, D को जल और वसा में कौन कौन सी जल में घुलेगी, कौन कौन सी वसा में घुलेगी? A, B और C, D। तो मैंने क्या बोला था? A, D, E और K, ये तो किस में घुलेंगी? वसा में घुलेंगी। और B और C किस में घुलेंगी? पानी में घुलेंगी, ये वाली चीज़। तो इससे भी आपको मिल जाता 1 नंबर। फिर वापस पूछ रखा है मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? हाइड्रोजन, ये ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड ही है, लिख देना इसके बारे में जो आपको आता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, वापस वही क्वेश्चन पूछ रखा है, प्रोटीन का विकृतीकरण कैसे कहते हैं? प्रोटीन का विकृतीकरण आ चुका है 4 बार,
फिर आ जाएगा, ध्यान रखना, फिर वापस क्वेश्चन पूछ रखा है सुक्रोज की हावर्त संरचना बताओ। तो सुक्रोज वाली हावर्त संरचना अपन ने सबसे पहले वही बनाई थी। तो सुक्रोज की इतनी बार आ चुकी है, हो सकता है सुक्रोज की आ जाए या फिर लैक्टोज और उसकी भी आ सकती है। फिर पूछ रखा है सुक्रोज एक अनअपचाई नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बताइए क्यों। तो आपको पता होना चाहिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है, अभी एक्सप्लेन किया है। तो जितने क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन है वो आप एक बार कर लेना। और अगला जो चैप्टर अपन करेंगे वो करेंगे पहले डी और एफ ब्लॉक। तो डी और एफ ब्लॉक है वो भी शायद आपके 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर है, लेकिन वो बहुत ही इजी सा है। और इसको याद करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, एक पहले ये मेटल्स पता होना चाहिए आपको। तो मैं आपको इतना बता देती हूँ, आप मतलब पीरियोडिक टेबल में ये पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पाया जाता है, बाद में अपन आगे पढ़ लेंगे। तो जो डी ब्लॉक होते हैं ना उनको, बाकी सारी चीज़ें उनके बारे में तो कल पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आज एलिमेंट लिखा देती हूँ। कल याद करके आना, जिससे आपका क्या हो जाएगा, कल वाला सेशन ईजी हो जाएगा। और डी ब्लॉक हो सकता है डी और ए ब्लॉक अपन सारी रिएक्शन कल ही खत्म कर दे, तो कल अगर जो कंटिन्यू जुड़े हुए हैं उसके 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। देखो अपन क्या करते हैं, जो इधर तो एस ब्लॉक होता है, फिर इधर पी ब्लॉक होता है और बीच में क्या होता है, डी ब्लॉक होता है। तो डी ब्लॉक की 3 सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। ठीक है, पहले से बनाओ, स्किन, यार, ला, अकेला, ये 6D सीरीज होती है। ऐसे याद होना चाहिए, स्किन, यार, ला, लेंथेनम और ये एक्टेनम। ठीक है, फिर इसके एंडियम से शुरू करो, स्किन, टाई, वाली, करे, मैनेजमेंट, फिर कोई, निकले, कॉपर, जिंक। ये 21 से शुरू होता है और ये किस पे खत्म हो जाता है, 30 पे। ये आपको पता होना चाहिए। फिर स्किन, यार, तो यार वाले से क्या आएगा, यार, जरा, नबी की, मौत तक, रोता रह, पर्दा आगे कर दो। ठीक है, तो ये वाला देख लेना। फिर लेंथेनम में ले, हाफ, टेबलेट, वो, रे, ओसो, इधर, पलट, आलू और हलवा। ठीक है, तो ये 21 से शुरू होती थी, 30 तक जाती थी। फिर 1 मिनट में बता देती हूँ, 2, 10, ये शुरू होगी 39 से, और इसमें यहाँ पे जोड़ लेना तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, फिर ये यहाँ से शुरू होगी 57 से, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या आ जाएंगे, ए ब्लॉक आ जाएंगे, और जो ए ब्लॉक आएगा वो आएगा 58 से 71। ठीक है, तो फिर ये वापस यहाँ से शुरू होगा 72, 73, 74, 75, बाकी आगे आप लिखते जाना। ठीक है, फिर ये वाला यहाँ से लेंथेनम आ गए और एक्टेनम से आगे एक्टेनम आएंगे, और उसको अपन लिखेंगे 90 से 103 तक क्या आते हैं, एक्टेनम आते हैं। ये वाला कंप्लीट नहीं है इसलिए इसको पूरा नहीं करवा रही हूँ। तो आपको पहले डी ब्लॉक के याद रखने और इनके नंबर भी याद रखने कि ये 39 से ये 30, ये 40 से 41, 42, 43, 44 ऐसे। ठीक है, ये वाली चीज़ आप ध्यान में रख लेना। और फिर एफ ब्लॉक आएगा, और एफ ब्लॉक की ये वाली कौन सी सीरीज है, 5F वाली, सॉरी 4F वाली, और यहाँ आएगी 5F वाली। तो इसको अपन कहेंगे लेंथेनम सीरीज और इसको अपन कहेंगे एक्टेनम सीरीज। ये शुरू होगी 58 से 71 तक और ये शुरू होगी 90 से 103 तक। ठीक है, ये वाली आप चीज़ कंप्लीट कर लेना। और आपको क्या करना है, पहले पूरा वापस बायोमोलिक्यूल पढ़ना, एक बार वापस एमीन रिवाइज कर लेना, तो 2 चैप्टर के 9 नंबर तो आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। और कल हो सके तो इनको याद करके रखना, ताकि अपन डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा जोड़ नहीं आएगा। और डी ब्लॉक और ए ब्लॉक हो सकता है डी ब्लॉक ही कंप्लीट हो, ए ब्लॉक आगे वाली क्लास में कर लेंगे, तो कल ना होके परसों हो जाएगा, या कल 2 वीडियो डल जाएंगी तो कल भी कंप्लीट हो सकता है। ठीक है,
तो ये वाला आप कंप्लीट कर लेना और बाकी कैसा समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है, मुझे बताते रहना। थैंक यू।